नमस्कार दोस्तों, जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी लोगों का फिर से वेलकम किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री के तहत आज हम पार्ट 8 लेके आए हैं, यानी कि भाग 8 लेके आए हुए हैं। आज हम इसमें पशुओं में सींग रोधन यानी डी हॉर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा वीडियो है, इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। थोड़ा लंबा वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, ठीक है। और आप अच्छे नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि नाम से पता चल जा रहा है, डी हॉर्निंग मीन्स हॉर्नलेस, यानी कि हॉर्न के बिना ही, यानी कि हॉर्न मीन्स सींग होता है। अगर हम डी हॉर्निंग की बात करते हैं तो डी हॉर्निंग मीन्स होता है सींग रहित, ठीक है। गाय, भैंस और बछड़ों, कई ऐसे भी हमारे पास एनिमल्स या होते हैं जिनको सींगों से, या जैसे बकरी में भी होता है, ठीक है, उनके सींगों को जो है रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको जो है डी हॉर्निंग बोला जाता है, यानी कि सींग रोधन, ठीक है। तो गाय भैंस या उनके बछड़ों को जो है सींग रोहित करने के लिए कुछ दिन बाद, ठीक है, तो कुछ दिन बाद जो है उनके सींगों के हॉर्न को जो है, मतलब हॉर्न की जो जड़ होती हैं, ठीक है, या जहाँ पर से हॉर्न निकले रहते हैं, उनकी जड़ को क्या करते हैं, या तो दवा लगा के, ठीक है, दवा से, या शल्य क्रिया के द्वारा, ठीक है, शल्य क्रिया के द्वारा उनको जो है रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसे रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं डी हॉर्निंग या सींग रोधन। अब डी हॉर्निंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डी हॉर्निंग में जो उम्र होती है, गाय के बच्चे की अगर उम्र, गाय के बच्चे की उम्र होती है, वैसे तो जो है डी हॉर्निंग जो हमेशा कम उम्र में किया जाना चाहिए, ठीक है। गाय, क्योंकि जैसे हमारे पास अगर डी हॉर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसमें जो है ओल्डर एनिमल को तो अगर डी हॉर्निंग किया जाए तो बहुत ही दिक्कत आती है, ठीक है। डी हॉर्निंग करने के लिए जो है अलग अलग मौसम भी चुने जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि डी हॉर्निंग करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है। डी हॉर्निंग करने के लिए जो है, जो गाय के बच्चे की उम्र होनी चाहिए, यानी कि बछड़े की उम्र होनी चाहिए, वो जो है 10 से 15 दिन। कितनी उम्र होनी चाहिए? 10 से 15 दिन, यानी कि 2 सप्ताह के आसपास की उम्र होनी चाहिए। और अगर भैंस के बच्चे की बात करते हैं तो उसकी उम्र जो है 7 से 10 दिन की होनी चाहिए, 7 से 10 दिन की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब सींग रोधन के लाभ क्या हैं? अगर लाभ की बात करें, सींग रोधन के जो लाभ की अगर हम बात करें, इसके जो लाभ हैं, सबसे पहले तो लाभ क्या हैं? देखो, जैसे हम इसके लाभ की बात करें तो डीहॉर्न एनिमल जो होते हैं वो वेल नीड होते हैं, ठीक है। वेल नीड, लेस स्पेस उनको उनसे लेस स्पेस में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो पहला लाभ क्या है? लेस स्पेस, यानी कि उनको जो है बहुत ही कम जगह चाहिए उनको जो है मतलब रखने के लिए, ठीक है। मतलब एक जो उनका शेड होगा जहाँ पर वो रहते हैं, उनको रखने के लिए कम जगह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें कम जगह। और दूसरा जो है, ईजिली इनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, ईजिली कंट्रोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि सींगे से वो जो है अपना बचाव करते हैं, तो ऐसे अपने मालिक को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अन्य चीज़ों को भी, अन्य छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर डी हॉर्निंग कर दे तो जो है वो उनको कंट्रोल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा है कि डी हॉर्निंग करने से जो है कुछ नुकसान भी है, ठीक है। अब नुकसान क्या है? देखो, एक तो क्या होता है कि हमारे जो जितने भी सींग वाले पशु होते हैं, हमारे सींग वाले जो पशु होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने उनके जो सुंदरता में इसमें कमी आ जाती है, क्योंकि उनकी सुंदरता जो सींगों से ही होती है। तो इसकी अगर हम हानि की बात करें, ठीक है, हानियाँ, ठीक है, हानि की बात करें, पहले इसकी जो हानि है वो है सुंदरता में कमी। क्या है? सुंदरता में कमी। पहला सुंदरता में कमी हो गया, ठीक है। अगर दूसरी हम बात करते हैं, ठीक है, तो एज डिटर्मिनेशन भी इसकी नहीं हो पाता है। एज डिटर्मिनेशन यानी कि उम्र का निर्धारण, क्योंकि सींगों से भी जो है पशु की उम्र का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके जो सींग के जो छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं, उनको गिन के भी जो है उम्र का पता लगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा पिछले वीडियो को, पार्ट नंबर 6 में। क्योंकि जो अगर जो पहला सींग में जो पहला रिंग आता है या पहला घेरा जो बनता है, वो 3 वर्ष की उम्र में बनता है, ठीक है, 3 वर्ष की उम्र में बनता है। उसके बाद हर साल जो है फिर एक नया छल्ला बनता है,
यानी कि 3 और में पहला बनेगा तो जो है 4 में 2 बन जाएंगे, 5 में 3 बन जाएंगे। ऐसे जो है छल्लों से जो है मतलब सींगों से हम जो है ये डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। दूसरा सुंदरता में कमी होगी, ठीक है। और अब दूसरा क्या है, अब डीहॉर्निंग से दूसरा ये है, सींग वाले जो पशु वाले जो अपने पशु होते हैं वो अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम उनको अगर डीहॉर्निंग कर दें तो फिर वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है जो हॉर्निंग वाले होंगे, जिन पर हॉर्न होंगे, सींग होंगे, वो अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब कल्चर जो कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। कल्चरल सिग्निफिकेंस का मतलब है, ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर सींगों को लेके मतलब उनको अलग अलग उत्सव में जो है उनको डेकोरेट किया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, कल्चरल इम्पोर्टेंस। कल्चरल सिग्निफिकेंस या कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है, कई फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हमारे पास तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, वहाँ पर जो मोस्टली साउथ इंडिया में और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी देखा जाता है कि पशुओं से लेके कई पशु से रिलेटेड कई सारे फेस्टिवल होते हैं जिनमें पशुओं के सींगों को या पशुओं को पूरा डेकोरेट किया जाता है, उनमें सींगों का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो एक तो ये नुकसान है सींग रोधन करने से। उसके बाद होता है आगे नुकसान है, कुछ देशों में जैसे बैलों के सिर पर एक ताज या मुकुट के आकार कुछ जैसे बांधा जाता है, जिसे हेड ओक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड योक कहते हैं, हेड ओक, ठीक है। अगर हेड ओक की अगर हम बात करें तो हेड ओक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, अगर हम हेड ओक की बात करते हैं तो हेड ओक जैसे यहाँ पर आपको एक कैटल दिख रहा है, ठीक है, ये भैंस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये भैंस दिख रहा है। तो यहाँ पर इसके सींगों से लेके जो है यहाँ पर एक सींगों और यहाँ पर जो सींगों से लेके और यहाँ पर रस्सी के द्वारा जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर बांधा गया है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हेड ओक, ठीक है। गले से भी बांध सकते हैं इसको और सींगों से भी बांध सकते हैं, इसको हेड ओक बोला जाता है। और अगर सींग रोदन हम कर दें तो फिर ये इसको हम जो है नहीं कर सकते हैं। ये कुछ देशों में, कई देशों में जैसे होता है, जैसे इंडोनेशिया में होता है, जर्मनी में हो जाए, वहाँ पर जो भी खेती करने वाले जो होते हैं उनको जो जो पशु यूज किए जाते हैं खेती एग्रीकल्चर में, उनके जो है सर में जो है एक ताज का जो आकार का जो है एक स्ट्रक्चर जो है लगाया जाता है, जिसको जो है हेड ओक कहते हैं। अब दूसरा ये होता है कि जैसे बहुत गर्म जगह हैं, जैसे जहाँ हॉट क्लाइमेट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। हॉट क्लाइमेट में क्या होता है, हॉट क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो हॉर्न का उपयोग जो है, हॉर्न का उपयोग करके जो है उसमें थर्मो रेगुलेशन, एक ही होता है, थर्मो रेगुलेशन करते हैं, यानी कि ताप की निरंतरता को ये बनाए रहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। और कूलिंग के लिए भी जो है सींगों का प्रयोग किया जाता है, थर्मो रेगुलेशन और कूलिंग, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा कि सींग का क्या फ़ायदा है और सींग रोधन क्यों करना चाहिए। हानि और लाभ हमने दोनों बता दिए आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, अब बात करते हैं कि सावधानियां क्या क्या प्रिकॉशन हमें करना चाहिए, ठीक है। अगर प्रिकॉशन की बात करते हैं तो प्रिकॉशन का अगर सावधानियों की बात करें तो डीहॉर्निंग का जैसे हमने मीन समझा दिया आपको। डीहॉर्निंग का मतलब होता है रिमूविंग फुली ग्रोथ हॉर्न, जो फुली ग्रोथ हॉर्न होते हैं उनका रिमूव कर देना, ठीक है। फुली ग्रोथ हॉर्न का रिमूविंग करना यानी कि रिमूव करना, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर विदाउट द यूज ऑफ एनेस्थीसिया, अगर हम वहाँ पर एनेस्थीसिया का यूज ना करें, एनेस्थीसिया का मतलब जो हमारे पास बेहोशी वाली दवाइयाँ हैं उनका यूज ना करें, तो पशुओं को इससे जो है काफ़ी सारा जो है दर्द होता है, ठीक है। ये दर्द काफ़ी लंबे समय तक रहता है, एक्सट्रीमली पेनफुल जिसको मतलब यानी कि लॉन्ग। पहला तो हमें एनेस्थेटिक का यूज़ करना है, यानी कि एनेस्थेटिक जो है मेडिसिन का हम यूज़ करेंगे जिससे कि उनको दर्द कम हो। यह दर्द क्योंकि ये दर्द बहुत लंबा रहता है, 6 से 10 घंटे तक रह सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब डी हॉर्निंग जो प्रक्रिया होती है उसको हम कैसे यहाँ पर अपनाएं, कैसे क्या करें उसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए जैसे हमारे पास डी हॉर्निंग की प्रक्रिया हम जब भी अपनाएंगे, एक चीज़ का हमें ये ध्यान रखना है कि डी हॉर्निंग प्रक्रिया के दौरान जो ओल्डर एनिमल है, ठीक है, जो ओल्डर एनिमल है यानी कि जो बहुत पुराने हमारे बूढ़े हो गए हैं या जो ज़्यादा वाले हो गए हैं, ठीक है, ओल्डर प्रक्रिया में जो है हम क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेटिया का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा एक तो क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेटिया, लोकल एनेस्थेटिया जैसे हम ऐसे बेहोशी वाले दवाइयाँ या ऐसी जड़ी बूटी से जो बेहोश हो जाते हैं, इस टाइप की दवाइयों का प्रयोग करेंगे जिससे कि उनको दर्द का एहसास कम हो, ठीक है।
दूसरा एक जो है जो बेटरनेशन होता है, यानी कि बेटरीनेरियन होता है, ठीक है, बेटेरेनेरियन होता है, यानी कि जो बैटरी वाला जो हमारे पशु चिकित्सक जो ट्रेंड पर्सन होता है, ठीक है, जो ट्रेंड पर्सन होगा उससे जो है हम इसको जो है करवाएंगे। जो सींग रोधन है, यानी कि जो हॉर्न डी हॉर्निंग प्रक्रिया है, ये ट्रेंड आदमी के द्वारा ही की जानी चाहिए, ठीक है। अगर हम दूसरे इसके बात करें, जो हमारे पास जो लार्जर हॉर्न को हटाने के लिए हमें विशेषतः जो है कुछ रीतों का भी ध्यान रखना है। जो बड़े हॉर्न वाले जो पशु होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए हमें क्या करना है, लार्ज हॉर्न का मतलब जो बड़े सींग वाले जो पशु होते हैं, ठीक है, जो लंबे सींग वाले जो पशु होते हैं, ठीक है, उनको हटाने, लॉन्ग हॉर्न को हटाने के लिए हमें जो है विशेषतर कुछ रीतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जो है हम इसमें जो है स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु का में विशेष ध्यान रखते हैं, बसंत ऋतु होनी चाहिए। दूसरा जो है ऑटम, ऑटम यानी कि पतझड़ के मौसम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस दौरान जो है अगर ऑटम होगा, ठीक है, पतझड़ का मौसम होगा, तो उस समय कीड़े मकोड़े, कीट मक्खियाँ, ये जो है मक्खियाँ, जो कीड़े इंसेक्ट होते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। अगर स्प्रिंग होगा तो जो भी कीट उस तरह होते तो ज़्यादा है, लेकिन सब ये जो है पेड़ पौधे या फूल वहाँ पर चले जाते हैं, तो उनको रस लाने के लिए, तो वहाँ पर खाली एरिया में कम रहते हैं, मतलब वहाँ पशुओं के आसपास कम रहेंगे। तो इस दौरान जब भी हम हॉर्निंग करेंगे या डी हॉर्निंग करेंगे, डी हॉर्निंग में जो भी वहाँ पर घाव बनेगा, जो भी वहाँ पर बॉन्ड बनेगा, उसको जो हम क्या करेंगे, वहाँ पर मक्खियाँ ना बैठ सके, जिससे कि पशुओं को दिक्कत ना हो, ठीक है, तो ताकि मक्खियाँ व अन्य कीटों से इसका बचाव किया जा सके। तो उसके बाद आता है कि जो लॉन्ग टर्म जो पेन मेडिसिन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो जो बहुत दिनों तक जो है अपना असर कर सके, जो पेनलेस होती हैं, जिनसे दर्द निवारक जिनको हम बोलते हैं, उस टाइप की मेडिसिन का यूज करेंगे, जिसको नॉन स्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप की औषधियों को बोलते हैं नॉन स्टेरॉइड्स बोलते हैं, या इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी लिख देते हैं यहाँ पे, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब जो जलन ना पैदा करे, ठीक है, जलन पैदा ना करे, ठीक है, इस टाइप के जो है ड्रग्स का यूज किया जाएगा। एक तो नॉन स्टेरॉइड का और एक दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का प्रयोग करेंगे। अब चौथी सावधानी क्या रखेंगे हम, जो डिसबर्डिंग है या डी हॉर्निंग है, बहुत ही डिकम्फर्ट और ये रिस्क वाला काम होता है, ठीक है। कैसा काम होता है? एक तो बहुत ही जो है डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होता है। दूसरा बहुत ही रिस्क वाला भी काम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको जो है स्मॉल कैटल में ही प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। बड़े कैटल में करने में इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो जब भी हम डी हॉर्निंग करेंगे तो हमें जो है स्मॉल कैटल में ही करना चाहिए, जैसे 2 से 3 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह के जो पशु होते हैं उस दौरान ही कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास उसकी प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं कि जो है इसकी कौन कौन से मेथड हैं, डी हॉर्निंग के मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनके मेथड की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 मेन मेथड होते हैं, ठीक है, 3 मेन मेथड होते हैं। एक तो होता है केमिकल मेथड। फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी? केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड, अब केमिकल मेथड में क्या होता है, हम जो है यूज करते हैं कॉस्टिक पोटाश का, ठीक है, KOH का, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम जिसको बोलते हैं, कॉस्टिक पोटाश का यूज करेंगे। तो कॉस्टिक पोटाश में क्या होता है कि हमारे पास ये अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हॉर्न का एरिया है, यहाँ पर जो हॉर्न होता है कि इसकी जड़ों में जो है, सींग की जड़ों में जो है इस पोटाश का घोल लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जो होता है धीरे धीरे वो सींग जो है वहाँ से निकल जाता है, फिर वो लाइफ में आता नहीं कभी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? केमिकल मेथड। अब दूसरा अगर हम बात करें, अब दूसरा आता है हमारे पास मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में हम क्या करेंगे? मैकेनिकल मेथड में जो है या तो रबर बैंड का यूज किया जाता है,
ठीक है, रबर बैंड का यूज किया जाता है या जो है क्लिपर का यूज किया जाएगा। रबर बैंड या क्लिपर का यूज करते हैं, यानी कि जहाँ पर सींग होते हैं, सींग की जड़ में जो है जैसे वो बछड़ा पैदा होता है, ठीक है, उसकी जड़ में जो रबर बैंड या क्लिपिंग को कस के बांध दिया जाता है। धीरे धीरे जो है कुछ समय बाद आफ्टर जो है 1 मंथ या 25 डेज के आसपास जो है धीरे धीरे वो वहाँ पर सींग सूखने लग जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो सींग जो है जड़ से निकल जाता है, फिर वहाँ पर सींग कभी नहीं आता है। ये भी एक जो है मेथड है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। तीसरा आता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मेथड। अब इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होता है हमारे पास, तीसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। अब तीसरा आता है इलेक्ट्रिकल मेथड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेथड। अब इलेक्ट्रिकल मेथड में जो हम हमारे पास जो पद्धति होती है उसमें एक इलेक्ट्रिकल रॉड होता है, इलेक्ट्रिक रॉड होता है, इलेक्ट्रिक रॉड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रॉड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो है सींग की जड़ पर उसको लगाया जाता है। वहाँ पर जो है सींग की जड़ की जो है टिश्यू जो है उनको जो है जला दिया जाता है, और सींग वहाँ से निकल जाता है और टिश्यू वहाँ पर जल जाती है, तो वहाँ पर दोबारा जो है हॉर्न फिर जो है बन नहीं पाता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मेथड। तो तीन मेथड हमारे पास, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड और इलेक्ट्रिकल मेथड, ठीक है। अब जो हमारे पास जो डीहॉर्निंग है, जो डीहॉर्निंग प्रक्रिया है ये मुख्यतः जो है एक तो कैटल में की जाती है, यानी कि गाय में, ठीक है, गाय बैल उनमें। एक जो है सीप में की जाती है, ठीक है, और भैंसों में भी की जाती है और गोट्स में भी की जाती है, ठीक है। तो सीप, बुफेलो, कैटल्स एंड गोट्स इनमें की जाती है। इसको दूसरा नाम इसका जो है डिश बर्डिंग भी बोला जाता है, ठीक है, डिश बर्डिंग। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो एक एक ऐसी जो प्रक्रिया होती है यानी कि हमारे पास जो डी हॉर्निंग जैसी एक प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डॉकिंग, ठीक है। डॉकिंग भी एक प्रक्रिया है, लिख देते हैं यहाँ पे डॉकिंग, ठीक है। तो डॉकिंग में क्या होता है कि जो पशुओं के जो टेल होते हैं, यानी कि पशुओं की जो पूंछ होती है, ठीक है, पशुओं की पूंछ होती है उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ठीक है। जो डॉकिंग जो प्रोसेस होती है, ठीक है, डॉकिंग प्रोसेस में हमारे पास इस टाइप की ये होती है। जैसे डॉकिंग प्रोसेस मेनली जो है सीप्स में होती है डॉकिंग, ठीक है। डॉकिंग में क्या होता है, पशुओं की जो है टेल को जो है रिमूव किया जाता है, यानी कि ये कानों को भी जो है क्रॉप कर दिया जाता है, कान के लिए क्रॉपिंग कहते हैं, और पशुओं के जो टेल को रिमूव करने के लिए जो है डॉकिंग। जैसे आपको यहाँ पर शीप में दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है जो पूंछ में दिख रहा होगा, शीप की पूंछ में दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है एक रबर बैंड लगा दिया जाता है। धीरे धीरे पूंछ सूख के जो है वो पूंछ जो है निकल जाती है वहाँ से, जिससे कि भेड़ थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है डॉकिंग, ठीक है। अब उसके एक आता है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन भी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। कैस्ट्रेशन यहाँ पर बताते हैं आपको, कैस्ट्रेशन। अब कैस्ट्रेशन में क्या होता है कि दोस्तों, कैस्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें जो होता है इसको इसको जो है ऑर्चियोटोगैमी भी कहते हैं, ऑर्चियोटोगैमी या ऑर्चिकडेमी, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर ऑर्चियो, ठीक है, ऑर्चियो ऑर्चियोटोगैमी, ठीक है। यह अदर नेम है इसका जो है ऑर्चिडेक्टोमी भी है, ऑर्चिडेक्टोमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेल होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं उनके टेस्टिस को जो है, मेल के जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं उनको जो है टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि गोनाड जो होते हैं, गोनाड्स जो होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है। अब बहुत से कैटल और सीप में जो है कई प्रकार के जो नस्लें होती हैं जिनको, ठीक है, सींग रहित होते हैं। तो ऐसा विशेष जो एक जीन भी होता है, जीन के कारण वो जीन हो जाता है जिसको हम पोल्ड जीन बोला जाता है, ठीक है, एक पोल्ड जीन। अरे खोल, ठीक है, कौन सा जीन है वो, पोल्ड जीन। पोल्ड जीन के कारण भी क्या होता है, पोल्ड जीन एक नेचुरल कैस्ट्रेशन बोला जाता है इसको, नेचुरल कैस्ट्रेशन,
कैस्ट्रेशन। उसके कारण क्या होता है कि जो कैटल होते हैं या सीप होते हैं, कई ऐसी प्राकृतिक नस्लें होती हैं जो ऑलरेडी सींग रहित ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें एक ऐसा विशेष जीन होता है जिसको पोल्ड जीन भी कहा जाता है। इस पोल्ड जीन के कारण जो है लाइव स्टॉक जो होते हैं उनमें जो है सींग होता ही नहीं है, मतलब जब भी वो पैदा होते हैं, पैदा होने के गर्भ से ही जो है उनके सींग नहीं होते हैं, ठीक है। इनको लैक ऑफ हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो इन ऐसी प्रजाति में जो है डी हॉर्न करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि आप जब सींग ही नहीं है तो डी हॉर्निंग कहाँ से होगी। तो इस ऐसा होता क्यों है, उसको जो है ये पोल्ड जीन के कारण होता है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सींग रहित जो प्रजातियाँ होती हैं उनको जो है, ठीक है, तो ऐसी जो प्रजातियाँ जिनमें सींग होते ही नहीं है, तो ऐसा एक विशेष जीन के कारण होता है जिसको जो है पोल्ड जीन बोला जाता है। इसको याद रखें, कई बार एग्जाम में आता है कि सींग रहित जो प्रजातियाँ होती है वो किस जीन के कारण होती है, तो उसको बोला जाता है जो है पोल्ड जीन, ठीक है। अब गोट में भी जो है पोल्ड जीन होती है, जिसमें हर ये पोल्ड जीन जो होती है गोट में भी मीन पाया जाती है, गोटों में भी होती है, ये शीपों में भी होती है। तो इसमें एक ये हेर्माफ्रोडिज्म की तरह है, जैसे हमने प्लांट में हेर्माफ्रोडिज्म पढ़ा था। तो हेर्माफ्रोडाइट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर कंप्लीट या पार्शियल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं, या तो कंप्लीट होंगे वो, तो कंप्लीट भी हो सकते हैं, पार्शियल भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। तो ऐसे जीन जो है पोल जीन कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये पोल जीन थे। तो अगला आता है हमारे पास एक लास्ट जिसमें पॉइंट है वो है कॉटराइजेशन। कॉटराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है दोस्तों जहाँ पर क्या है, एक जो है ग्रोथ रिंग को, यानी कि जो हॉर्न के ग्रोथ रिंग होता है उनको जो है एक हीट के द्वारा जो है उन हॉर्न को जो है ख़त्म कर दिया जाता है हीट प्रक्रिया के द्वारा। तो उसको जो कैटराइजेशन कहते हैं। किसके प्रोसेस के द्वारा करेंगे इसको, हीट प्रोसेस के द्वारा, हीट प्रोसेस के द्वारा जो है इसमें जो है नर्व की जो सेल्स होती हैं वो जो है ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। नर्व की जो सेल्स होती हैं ब्लॉक हो जाती है, इसको नर्व ब्लॉक भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कैटल, ये तब प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जो कैटल जो है यंग होता है, बहुत छोटा होता है, 3-4 सप्ताह से कम उम्र का हो और सींग उसके ज़्यादा बड़े ना हो, तो इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया को आज का ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है। इस प्रक्रिया में एक तो जो है डी हॉर्निंग से कम दर्द होता है, ठीक है, लेस पेन होता है। दूसरा डी हॉर्निंग एक जो है इस प्रक्रिया में जो डी हॉर्निंग की जाती है एक हॉट आयरन रॉड से की जाती है, ठीक है। उसके बाद उस एरिया में जो है लोकल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। एनेस्थीसिया का मतलब जो दर्द रहित जो दवाइयाँ होती हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो दर्द बहुत ही कम हो जाता है। इसके लिए जो है कास्टिक पोटाश यानी कि KOH के घोल का प्रयोग किया जाता है, कास्टिक पोटाश। तो इसको जो है कास्टिक डीहॉर्निंग पेस्ट भी बोला जाता है। तो ये थे हमारे पास डीहॉर्निंग कैसे किए जाते हैं उसके बारे में बहुत बहुत जो जानकारियाँ थी, ठीक है। सर्दी का रिमूवल भी इसको बोला जाता है। तो ये डीहॉर्निंग से रिमूव के कुछ मेन पॉइंट थे हमारे। तो आज का टॉपिक था हमारा ये। आप लोगों को शायद बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।